एजुकेटर साथियों, इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो हमारे झारखंड के साथी हैं उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं आज माननीय मंत्री द्वारा। तो उन अपॉइंटमेंट लेटर्स में आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है बताई गई है। टीजीटीज़ में आपका स्कूल ही बता दिया गया है, बट पीजीटी में जो है आपका सिर्फ जो पोस्टेड स्टेट है जहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुआ है स्टेट में, वहाँ पे बताया गया है। एनीवेज़, ये जो आपका आप डिटेल जो डिस्कशन है मैं लाइव में कर चुका हूँ अभी शाम को, बट ये जो वीडियो है वो इस बारे में होने वाला है कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, उसमें कोई चीज़ आप गलत ना भर दें। वो चीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे, और आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में इस पर ही हमें फाइनल डिस्कशन करना है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है साथियों। जो आपके अकाउंटेंट वाले हैं उनको स्कूल दे दिया था और टीजीटी वालों को भी, बट जो आपके पीजीटी वालों को है सिर्फ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ आपका स्टेट दिया गया है यहाँ पर। तो करने के लिए क्या बोला है कि उनको जो अपने ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर का जो ऑफिस है, नोडल ऑफिसर हैं वो वहाँ के, उनके ऑफिस में आपको जाकर रिपोर्ट करना है और वहाँ पे जाके आपको ज्वाइन करना है। जो भी है वहाँ पे आप वहाँ से आपको स्कूल अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से रहेगी कि आपको वहाँ पर जाकर रिपोर्ट करना है। उसके लिए आप जिन अभी साथियों को बाय हैंड अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, बट सभी साथियों को कल या परसों से ईमेल के थ्रू स्टेट सोसाइटी से मेल मिलना शुरू हो जाएगा और उस मेल में आपका डेट भी दिया होगा कि कब जाकर आपको ज्वाइन करना है। तो आप उस मेल का वेट कीजिए। सभी साथी जिनको मिल गया है अपॉइंटमेंट लेटर उनको भी वेट करना है, और जिनको नहीं मिला है अपॉइंटमेंट लेटर उनको भी वेट करना है, क्योंकि डेट सबके लिए सेम ही रहेगी। तो अब हम इस पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे इस पर। तो पहला पॉइंट में आपको बताया गया है कि आपका जो ये अपॉइंटमेंट लेटर है ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, या कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका पेंडिंग रह गया है तो। दूसरा आपको बताया गया है कि आपको झारखंड स्टेट बिलोंग मतलब अलॉट हुआ है, और आपको जो नोडल ऑफिस ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर है वहाँ पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। डेट आपको मेल में दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है 2 कॉपी में। एम्प्लॉयज़ एंटीसीडेंट फॉर्म लेके जाना है जो कि अटेस्टेशन फॉर्म होता है 2 कॉपी में। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, पहले से नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जाना है प्रेजेंट एम्प्लॉय से। फिर उसके बाद आपको ये ऑफर लेटर लेके जाना है 1 कॉपी में, ये वाला प्रोविजनल वाला नहीं, ये वाला जो नया वाला अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जिसमें आपको पोस्टिंग दी गई है। उसके साथ साथ आपको आपके 10th से लेके सारी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट लेके जाने हैं ओरिजिनल में। फिर उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट F पॉइंट में जो दिया गया है। फिर उसके बाद आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो कि बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट में आपको दिया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी का, उसमें नॉन क्रीमी लेयर की जानकारी दी गई हो। फिर उसके बाद अगले पॉइंट में दिया हुआ है कि आपको सीएमओ से कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो सॉरी मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तो साथियों, इसमें मैं 2 चीज़ें बता देता हूँ। इसमें करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है इसमें डॉक्यूमेंट्स में। तो इसके लिए एनेक्स्चर में करेक्टर सर्टिफिकेट और आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं दिए गए हैं। तो फिर आगे मैं इस पर बढ़ता हूँ। फिर नोट में क्या, अब फॉर्म शैल बी कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मस्ट बी ऑफिस वेयर एवर रिक्वायर्ड। नेम एंड एड्रेस ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन मस्ट बी फर्निश्ड करेक्टली एंड एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब आपका जो पुलिस स्टेशन जो है वो क्लियरली दिया गया हो अटेस्टेशन फॉर्म में, क्योंकि यही अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपका कॉपी होके इसकी फ़ोटो कॉपी करके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। फिर उसके बाद अगले जो पॉइंट है उस पर हम बात कर लेते हैं। आपका जो पे लेवल पीजीटी का पे लेवल 8 होता है, टीजीटी का पे लेवल 7 होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कितनी सैलरी क्या क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा। आपको नेक्स्ट के रूल के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा। आपका अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है 2 सब्जेक्ट की। आपका पुलिस वेरिफिकेशन सही से आए, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना आए, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर ने दे दिया हो। उसके बाद चौथे पॉइंट में दिया हुआ है कि आप जहाँ भी मतलब आपका जो पीरियड है वो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड में आपकी नौकरी जो है वो कच्ची रहती है, और 2 साल बाद आपका जो स्थायीकरण होता है जॉब में, तो उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको प्रायर नोटिस देके कभी भी निकाला जा सकता है, बट ऐसे जनरली इसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। और इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी जहाँ भी पोस्टिंग होगी उस राज्य की रीजनल लैंग्वेज आपके अगर 10th क्लास में नहीं है तो उसका कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा।
फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो है, इस पर काफ़ी बच्चों की क्वेरी आ रही थी। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द कंपलसरी ट्रेनिंग आफ्टर पोस्टिंग। कैंडिडेट शैल हैव टू क्वालिफाई द पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट विद मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। इन केस ऑफ एनी फेलियर क्वालिफाई द टेस्ट देयर सर्विसेज आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड। होता क्या है, जब आप जाकर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको इंडक्शन, मतलब 2-4 महीने के बाद, 5 महीने 6 महीने कभी भी भेजा जा सकता है, इंडक्शन कोर्स के लिए भेजा जाता है। तो इंडक्शन के लिए जब भेजा जाएगा तो आपके 2 टेस्ट होंगे। पहले जब आप पहले दिन इंडक्शन जनरली 10 से 12 दिन 15 दिन के आसपास का होता है, अलग अलग शेड्यूल होता है कि कहीं पे 10 दिन का होता है, कहीं 12 दिन, कहीं 15 दिन का, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो उस इंडक्शन में पहले दिन आपका होगा प्री ट्रेनिंग टेस्ट। तो प्री ट्रेनिंग टेस्ट आप देंगे कि आपको क्या आता है अभी। फिर उसके बाद जब आपकी 10 या 15 दिन की जो इंडक्शन कोर्स है या ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका होगा पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट। तो पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट जो है वो आपको पास करना है। अगर आप पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट जो है 3 अटैम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं, वो आपको 3 अटैम्प्ट में पास कर लेना है। पहले अटैम्प्ट भी पास कर लेंगे तो अच्छी बात है, बाई चांस फेल हो गए तो सेकंड अटैम्प्ट मिलेगा, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हो पाता तो थर्ड अटैम्प्ट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर आप थर्ड अटैम्प्ट भी पास नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आप लोग सर्विसेज जो है आपकी टर्मिनेट की जा सकती हैं, आर लायबल टू बी टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट की जा सकती हैं। तो मैं बता दूं 100% कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। आप लोग इतना कठिन परीक्षा पास करके गए हैं वहाँ तक, तो ये पोस्ट टेस्ट पास करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। और ये खुद ही नहीं चाहते हैं कि इन्होंने जो चयन प्रक्रिया से बच्चा निकल के आया है और फिर उसके बाद ये पास ना करे। तो ये हर जगह होता है। आईएएस भी जो सेलेक्ट होके जाते हैं उनको भी जब लबासना से निकलते हैं तो उस दौरान टेस्ट देना होता है। तो ये रूटीन प्रोसेस है, इससे घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका, योर सर्विस आर लायबल टू बी टर्मिनेटेड विद अप्रोप्रिएट नोटिस इफ योर, मतलब अगर आपने कोई अटेस्टेशन फॉर्म में फॉल्स डिक्लेरेशन दी है तो आपकी सर्विसेज ख़त्म की जा सकती है। तो आपको सारी डिक्लेरेशन जो है वो सही देनी है। फिर उसके बाद ये बोला है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर चैनल से, यानी कि आपकी तहसील वगैरह से वेरीफाई कराया जाएगा। अगर उसमें कुछ भी चीज़ गलत पाई जाती है तो आपके खिलाफ़ आपकी सर्विस ख़त्म की जाएगी और साथ ही आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर अगले पॉइंट में बोला गया है कि आपको ईएमआरएस जब ज्वाइन करने जाएंगे तो आपको कोई भी टीडीए नहीं मिलेगा, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी जो ज्वाइनिंग है वो उस दिन से मानी जाएगी जिस दिन आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे। अगर आपको जो जिस ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए बोला गया, अगर वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अगर वहीं पर ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, आपको सिर्फ स्कूल अलॉटमेंट होता है वहाँ पर, तो आपको स्कूल में जाकर अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। बट यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है योर रिपोर्टिंग एट द एडवाइस प्लेस। तो यहाँ पे एडवाइस प्लेस मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवाइस प्लेस जो है यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट ऑन टू नोडल ऑफिसर, ये ऑफिस ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर। तो एडवाइस प्लेस जो है ये आपका जो नोडल ऑफिसर ऑफिस ऑफ द ट्राइबल वेलफेयर कमिश्नर है वही है। तो उस दिन जाकर, ये जिस दिन भी डेट मिलेगी ईमेल में, उस डेट पे जाके ज्वाइन करेंगे वहाँ पर, तो वही उसकी जो इफ़ेक्टिव डेट है वो मानी जानी चाहिए। बट बात वही है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है कि आप हाँ ज्वाइन करने के लिए सक्षम हैं। आपकी जो सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया ट्रांसफरेबल है और नेस्ट से गवर्न की जाएंगी। और सबसे मेन बात यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल मैं टेन्योर की बात कर रहा था कि सर ट्रांसफ़र कब होगा, तो आपको 3 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। आपको 3 साल तक वहीं पे सर्विस करनी है। 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी जब ट्रांसफ़र ड्राइव चालू होगी तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले किसी भी केस में ट्रांसफ़र नहीं होते। बट मैं आपको बता दूँ, एक होता है स्पाउस केस। क्या होता है स्पाउस केस? स्पाउस केस में क्या होता है कि आपके अगर जीवन साथी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ट्रांसफ़र मिल जाता है। तो स्पाउस केस में जनरली आपको टेन्योर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, टेन्योर से पहले भी आपको ट्रांसफ़र मिल जाते हैं। और जो आपकी नौकरी होगी वो नेक्स्ट द्वारा जो समय समय पर रूल बनाए जाएंगे उसमें गवर्न किया जाएगा। और प्लीज़ नोट दैट ऑफर ऑफ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू मेडिकल क्लियरेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आउटकम ऑफ द कोर्ट केसेस, ये तो हर जगह लिखा ही रहता है। और फिर उसके बाद भी विश यू प्रॉमिसिंग फ्यूचर एंड रिवार्डिंग करियर, और उसके नीचे आपके नवलजीत कपूर जी जो हैं कमिश्नर हैं नेस्ट के, तो उनके सिग्नेचर हैं। तो इस प्रकार से आपका ये अपॉइंटमेंट लेटर है पूरा। मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं उसके। और इसके साथ साथ आपको मैं ये पीडीएफ हमारे साथी द्वारा शेयर की गई थी, तो पीडीएफ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, आप लोगों को विजिबल भी होगा, तो यही दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटोग्राफ लगाना होगा, रिसेंट फ़ोटोग्राफ। पहले पॉइंट में आप अपना नेम लिखेंगे, कैपिटल में जो भी लिखना है, RAM कुछ
ESH मतलब कैपिटल में लिखना है। फिर उसके बाद आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है यानी करंट एड्रेस। फिर उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है तीसरे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में आपको अपना आधार कार्ड लिखना है। पाँचवें पॉइंट में आपको अपना पैन नंबर लिखना है। छठे पॉइंट में आपको अपनी नेशनलिटी यानी कि इंडियन लिखना है। 7 पॉइंट में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। 8 पॉइंट में प्रेजेंट एज लिखनी है, आज के दिन में आपकी एज कितनी है, और जब ज्वाइन करेंगे उस समय आपकी एज कितनी होगी, और एज एट मेट्रिकुलेशन यानी कि आपके 10th के समय उम्र कितनी थी। 8 में पॉइंट ए में आप लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ। आपके सपोज़ आपका मुंबई में जन्म हुआ है तो मुंबई लिखेंगे आप, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद जिस भी जगह पे हुआ तो डिस्ट्रिक्ट जो लगेगा वो लिखना है, और स्टेट जो लगेगा वो लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो वहाँ पे लिखेंगे। और फिर उसके बाद आपके फादर अगर किसी दूसरे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो वो लिखना है। अगर उसी इस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वही लिखना है। सपोज़ आपके फादर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे, बट जॉब करने की वजह से वो दिल्ली आ गए, तो आपका तो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट दिल्ली हो गया, कोई बात नहीं। बट आपका जो फादर का ओरिजिनल ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो हुआ वो आपका जो वहाँ से वो बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से, वहाँ से होगा। आपका अपना रिलीजन लिखना है, और अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो येस या नो लिखना है आपको यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पिछले 5 साल के दौरान, पिछले 5 साल के दौरान आप जहाँ जहाँ रहे हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी है। थोड़ा गड़बड़ हो गया। पिछले 5 साल के दौरान आपको जहाँ जहाँ रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर भरनी है। अगर 1 साल से ज़्यादा कहीं पर रहे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे थे तो आप इस चीज़ को मेंशन कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। या आप इस दौरान पढ़ाई के लिए कहीं दूसरे सिटी या दूसरे मतलब राज्य में थे तो आपको मेंशन करना है, अदरवाइज़ इसको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 5 साल में कहीं अगर आप 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप कहीं पे बाहर रहे हैं, मतलब भारत देश से बाहर रहे हैं, तो 21 वर्ष की उम्र के बाद अगर आप 1 साल से ज़्यादा भारत से बाहर कहीं पर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो पॉइंट है उसमें आपको अपने फादर की नेम लिखना है, नेशनलिटी इंडियन, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन सर्विस लिख सकते हैं, शॉप है तो आप अपना बिजनेसमैन लिख सकते हैं, जो भी लिखना है, और परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे मैं बता दूँ इसके लिए कोई प्रूफ नहीं देना है, बस आपको डिक्लेरेशन देनी है कि मेरे पापा वहाँ पे है। ये नहीं कि अगर सर्विस में तो उनका सर्विस का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मदर की डिटेल्स लिख देनी है, सेम चीज़ें, और यहाँ पे स्पाउस की डिटेल्स लिख देनी है, जीवन साथी की अपनी सारी चीज़ें। अगर आपके बच्चे कहीं पे बाहर पढ़ रहे हैं तो उनका नाम लिखना है, यहाँ पे नेशनलिटी लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, कंट्री लिखनी है जहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका एड्रेस, और जिस दिन से वहाँ पे रह रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों लिखना है 15 साल की उम्र के बाद। मैं आपको बता दूँ 15 साल की उम्र पार करने के बाद, मतलब 15 साल की उम्र से आपने जो जो कॉलेज वगैरह में, स्कूल वगैरह में डिटेल्स मतलब अपनी चीज़ें पास की हैं वो सब डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना होगा। फिर उसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास। सपोज कॉलेज का नाम XYZ लिख दिया। डेट ऑफ एंट्रिंग 1 अप्रैल यानी कि जो भी होगा डेट। डेट ऑफ लिविंग जो आपकी मार्कशीट पे पासिंग डेट होगी। और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ड आपका सेकेंडरी या हाई स्कूल या जो भी लिखना चाहते हो वो लिखा जाएगा जो आपकी मार्कशीट में है। फिर उसके बाद आप XYZ फिर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ एंट्री 1 अप्रैल या जो भी है। फिर उसके बाद डेट ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद जो आपकी मार्कशीट पे पासिंग डेट है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट या जो भी आप लिखते हैं, SSC वगैरह जो भी है, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सपोज़ आपने XYZ कॉलेज से BA किया है तो XYZ, डेट ऑफ एंट्रिंग 1 जुलाई। फिर उसके बाद जो आपकी BA फाइनल ईयर की मार्कशीट पे जो डेट लिखी हुई आई है वो, और एग्जामिनेशन पास टू BA, इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। फिर उसके बाद आर यू होल्डिंग गवर्नमेंट, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में रहे हैं आज तक उस डेट तक तो उसकी डिटेल्स लिखनी है। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों का मांगा गया है देखिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट में रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में रहे हो, पब्लिक सेक्टर ट्रेकिंग यानी PSU यानी कि नवरत्न महारत्न कंपनियां, बैंक वगैरह जो होते हैं, और प्राइवेट फर्म वगैरह में रहे हो। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट फर्म में की डिटेल्स भरने की कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपका PF वगैरह कट रहा था तो आप चाहे तो डिटेल्स भर सकते हैं, और नहीं तो इच्छा है आपकी, कोई ज़रूरी नहीं। पर गवर्नमेंट जॉब की डिक्लेरेशन देना यहाँ पे कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे कब से कब तक सर्विस की वो दोनों डेट डलेगी। डेजिग्नेशन आप कुछ भी थे, सपोज़ कहीं पे आप PRT पे वर्क कर रहे थे
फिर उसके बाद नेम ऑफ एम्प्लॉयर, तो डेप्यूटी कमिश्नर KV जो भी है वो। फिर उसके बाद रीज़न फॉर लिविंग, सिलेक्शन इन EMRS, इस तरीके से आप सिलेक्शन EMRS TGT PGT जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद अगर आप किसी सरकारी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी रहे हैं और आपके खिलाफ़ कोई वैधानिक कार्रवाई की गई है उस दौरान या चल रही है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। इफ़ यू हैड लेफ्ट सर्विस गिवन अंडर नोटिस और एनी सिमिलर करस्पॉन्डिंग रूल्स वर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग फर्म्ड अगेंस्ट यू, यानी कि आप जब अपॉइंट ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं उस दौरान अगर आपके खिलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, विजिलेंस एक्शन या ये वैधानिक जांच या आपकी विभागीय जांच चल रही है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, उसकी डिटेल्स देनी है। फिर उसके बाद येस नो करना है आपको यहाँ पे कि अगर केप्ट अंडर डिटेंशन, कि कभी आपको जेल वगैरह हुई है क्या, एवर यू हैव बीन अरेस्टेड, कभी आपको अरेस्ट किया गया है क्या, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, कभी किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ़ कोई निर्णय दिया है क्या, इफ़ एनी क्रिमिनल पेंडिंग, अगर आपके खिलाफ़ कोई किसी कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है क्या। फिर उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफिस, कोर्ट फॉर एनी ऑफिस, अगर आपको किसी भी पोस्ट पर रहते हुए मतलब कोर्ट द्वारा कन्विक्ट किया गया है आपके खिलाफ़ कोई, अब आपको अभियुक्त बनाया गया है क्या। वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग, अगर डिस्चार्ज वगैरह किया गया है कि कहीं पे आपको बाहर निकाला गया है किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, ट्रेनिंग वगैरह से। अगर आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी वगैरह से रेस्टिकेट तो नहीं किया गया है। और फिर उसके बाद आपको कभी UPSC या जब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह होती है उनकी तरफ से डिबार किया या डिस्क्वालीफाई किया गया है क्या, उनमें सब में ये येस नो करना है। अगर सब में नो किया है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने किसी एक में भी येस किया है H तक, कहाँ से A से लेके H तक, तो ये जो दूसरा वाला पॉइंट है यहाँ पर आपको इस जगह पर वो डिटेल्स लिखनी होगी। सपोज़ आपके खिलाफ़ कोई केस दर्ज है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि फ़लाना कोर्ट पे मेरा ये वाला केस दर्ज है, मैं अंडर सेक्शन दिस मेरे खिलाफ़ जो है विवेचना दायर की गई है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपको 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाम, अपने लोकेलिटी के 2 लोगों के नाम लिखने हैं। उनसे सिग्नेचर करवाने मत जाइएगा, सिग्नेचर करवाने जाएंगे तो वो वहम में पड़ जाएंगे, पता नहीं क्या है, कोई जान के भी सिग्नेचर नहीं करेगा तो वहम में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको किसी अपने आस पड़ोस के 2 गणमान्य व्यक्तियों के नाम यहाँ पर लिख देने हैं बस। फिर उसके बाद देखिए आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। हाँ, तो इसमें एक चीज़ वो मिस कर दी है यहाँ पे, डिक्लेरेशन, पता नहीं शायद बाद में हो सकती है। तो इसमें डिक्लेरेशन में कुछ नहीं है कि यानी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी चीज़ें सही हैं और अगर कोई इसकी कुछ चीज़ गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और मेरे जो नौकरी है वो खत्म किया जा सकता है, ये सब। तो अपना सिग्नेचर करना है। डेट और प्लेस जो आपको डालना है ये जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उस दिन का डालना है, यहाँ पर आज की डेट या कल की डेट डाल के मत बैठ जाना। इसके नीचे आपको कुछ नहीं करना है, इसके नीचे ऑफिस जो भी है वो फिल करेगा। फिर मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो गई है और मेडिकल सर्टिफिकेट अच्छा दिया हुआ था। चलिए अब फिर उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे NIL नील लिखना है। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिखना है, नेम, इस जगह पे भी आपको अपना नेम लिखना है, NAME नेम। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी उम्र लिखनी है, सपोज़ 25, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 25। यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं, साइन ऐसे करके, और फिर उसके बाद डेट लिखनी है जिस दिन आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं और साइन आपको मेडिकल ऑफिसर के सामने ही करने हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपके मेडिकल ऑफिसर जो हैं वो अपना सिग्नेचर करेंगे और ऑफिस का एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पे लिखना होगा। सील जो है आपकी इस जगह पे भी लगनी है और आपका जो फोटोग्राफ है उस पर भी सील लगनी है ऑफिस की। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनना है मैं इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा बनाया जाएगा ये मेडिकल सर्टिफिकेट, या अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अवेलेबल नहीं है तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जिला चिकित्सालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट यानी कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा बनाया जाएगा। इनमें से दोनों रैंक
के में से कोई ना कोई ऑफिसर अवेलेबल होगा, इनमें से दोनों से कहीं बना सकते हैं। सीएमओ से अगर आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे जाके तो वो ईजिली बन जाएगा, 5 से 10 मिनट में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप सीएमएस से बनवाएंगे यानी कि जिला चिकित्सालय में जाके बनवाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा जल्दी जाइएगा सुबह के टाइम पे, वे लोग थोड़ा टेस्ट वगैरह करते हैं, कुछ नहीं करते, मैं आपको टेस्ट में बता देता हूँ। थोड़ी सी आपकी आँखों की जाँच करेंगे, दूसरी बात आपका एक ईसीजी करेंगे कि आपका दिल वगैरह सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, और फिर उसके बाद आपकी हाइट वाइट ये सब नाप नूप के जो भी देखेंगे, और फिर 2-3 जगह से आपको एक पर्ची मिल जाएगी कि हाँ भाई इनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है, ईसीजी की एक रिपोर्ट मिल जाएगी। 2-3 जगह के आपको 2-3 पर्ची बोलेंगे कि ये करवा लो, अब वो करवा लेंगे। फिर उसके बाद आप वो सब ले जाकर और इस मेडिकल फॉर्मेट पर, ये ध्यान रखना उनके कोई किसी मेडिकल फॉर्मेट पर नहीं, इस मेडिकल फॉर्मेट पर आप उस पर्ची को वगैरह को साथ में लगाएंगे और वो फिर जो सीएमएस हैं, चीफ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सीएमओ ऑफिस में अगर आप जाते हैं तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, आप इजीली जाके 10 मिनट में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जहाँ पर ना सीएमओ है ना सीएमएस है, जैसे दिल्ली वगैरह के कैंडिडेट है, तो दिल्ली सरकार के 5 से 6 जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय है और भी हैं, तो इन हॉस्पिटल्स में आप जा सकते हैं। तो वहाँ पे सिविल सर्जन रैंक के जो भी ऑफिसर होंगे, 2-4 टेस्ट वगैरह मैंने बताई, ईसीजी वगैरह करते हैं और आँखों वगैरह की जांच करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं किस प्रकार की विकलांगता तो नहीं है, पर फिर उसके बाद आपको जो सिविल सर्जन रैंक के जो भी ऑफिसर होंगे वहाँ पे, जो भी डॉक्टर होंगे, वो सीनियर रेसिडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जो सिविल सर्जन रैंक के ऑफिसर होंगे वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट को सिग्नेचर कर देंगे। तो दिल्ली वगैरह में सीएमओ या सीएमएस के नहीं होंगे, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पर बनवाना होगा, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, 5 या 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं। जो अन्य राज्यों की मैं बात बता देता हूँ, अगर वहाँ पे आपको, वैसे जनरली अन्य राज्यों में भी सीएमओ होते हैं, कहीं कहीं चीफ हेल्थ मेडिकल ऑफिसर सीएचएमओ के नाम से भी जाना जाता है, तो उनसे भी बनवा सकते हैं। तो आपको कुल मिला के देखना कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चिकित्सा के सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे बनवाना है ये मेडिकल सर्टिफिकेट राज्यों में। दिल्ली में आपको हॉस्पिटल में जाके बनवाना है। बट अगर बाई चांस नहीं बन पा रहा है तो आप किसी बड़े जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं या पीजीआई वगैरह है या कहीं पे भी जाकर आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाल आता है कि क्या सर मैं अपने ही जो ज़िले के मेडिकल ऑफिसर से ही सर्टिफिकेट बनवा सकता हूँ? तो देखिए, अगर आपके अपने ज़िले से बन सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बन पा रहा है अपने ज़िले के ऑफिसर से तो आप अन्य ज़िले से भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथी सर्विस में हैं, है ना, कहीं दूसरे स्टेट वगैरह में सर्विस में हैं, तो जहाँ पे वे सर्विस में हैं तो उस ज़िले के सीएमओ के से भी ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये मेडिकल सर्टिफिकेट की जो क्वेरी है ये आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये फिर डिक्लेरेशन तो हो गया। तो इस प्रकार से ये सब फॉर्मेट्स हैं। अगर आपको कोई फॉर्मेट को भरने में समस्या आती है, आप लोग को समझ में नहीं आता है कैसे भरा जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर हमारे बेसिक एजुकेटर पर संपर्क कर सकते हैं, आपकी भरपूर सहायता करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जिन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गए हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में 11 तारीख की डेट आ चुकी है, तो आप लोग अपने सीएमओ से जाके या सीएमएस से जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अन्य साथियों को अभी ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। जब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर मेल पर ना मिल जाए तो आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि आपको अपने सीएमओ या सीएमएस को ये मेडिकल सर्टिफिकेट आगे चल के प्रोड्यूस करना होगा। वहाँ पर इसकी कॉपी लगेगी, तो आप बनवा नहीं पाएंगे। तो आप लोग वेट कीजिए। बाकी जिन साथियों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए हैं वे साथी जाकर अपने सीएमओ या सीएमएस से ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। बाकी साथी मेल का वेट कीजिए, मेल आएगा, क्योंकि इस मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना होगा, ये वाला, तभी आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन पाएगा। इन्हीं जानकारी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारा कार्य अच्छा लगता है तो आप बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेसिक एजुकेटर को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक।